नमस्कार। नववर्ष 2024 का शुभागमन केवल 2 महीनों के बाद ही होने जा रहा है और इस नए वर्ष में नई तैयारी के साथ किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप निश्चित ही सम्मिलित होने जा रहे होंगे। मैं इस अवसर पर आपकी सफलता के लिए अपने हृदय की गहराई से अनंत शुभकामनाएं और बधाई संप्रेषित करती हूँ। धैर्य धरो हे वीर, अंधेरा बस छटने ही वाला है, तेरे यश की विजय पताका तू फहराने वाला है। ठहर जरा ए वीर, न हो विचलित या अधीर, विजय श्री का ताज शीश का साज बस बनने ही वाला है। बच्चों, स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद आप इस नई चुनौती को स्वीकार करने जा रहे हैं, अपने भावी जीवन का निर्माण करने जा रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो अब आप स्नातक हो चुके हैं और अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। बस आप किस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं यह तय कर लें और पूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल को पाने के प्रयास में जुट जाएं। क्योंकि जो जैसा है सोचता और जो जैसा है करता, वह निश्चित ही वैसा ही हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। अब सरकारी नौकरी का द्वार तो खुला है, आह्वान कर रहा है आपका, लेकिन विडंबना ये है कि भारत की विशाल जनसंख्या के सामने प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है और ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि आप कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास के साथ इस चुनौती को स्वीकार करें, पुरुषार्थ करें और जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अब मैं ये बताऊंगी कि स्नातक के बाद किन किन सरकारी नौकरियों के लिए आपकी पात्रता बनती है। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में निवास करते हैं तो MPPSC पहली चॉइस हो सकती है आपकी, अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आप अपियर हो सकते हैं। दूसरा रास्ता खुलता है UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। नंबर 3 SSC या CGL भी उसको कहते हैं, अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल कर्मचारी चयन आयोग। चौथे नंबर पर स्कूल टीचर्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर केवल ग्रेड 2 और 3 के लिए ही आप पात्र होंगे, पर आपको BEd DEd भी होना पड़ेगा। नंबर 5 पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और नंबर 6 NDA के लिए भी आप एंटाइटल हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट के मतलब ऑफिसर्स के पद के लिए यहाँ से शुरुआत होती है। इसकी विशद जानकारी आप गूगल में भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, पर संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। MPPSC अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका जो कार्यालय है वह इंदौर में स्थित है। आमतौर पर MPPSC वर्ग 2 के और 3 के पदों के लिए विज्ञापन निकालती है और इसके अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर, DSP, GST सहायक आयुक्त, जिला रोजगार अधिकारी, जिला पंजीयक,
जिला आबकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि आदि के विभिन्न पद निकाले जाते हैं। अक्सर प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इसका विज्ञापन निकलता है। एमपीपीएससी की परीक्षा 3 स्तर पर ली जाती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक 200 अंक का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जिसको कि जनरल स्टडीज़ भी कहते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल कूद, भारत का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति, सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी इत्यादि इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होता है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इसे सामान्य योग्यता का प्रश्न पत्र कहा जाता है, दूसरे शब्दों में सीसैट भी इसे कहते हैं। इसमें बुद्धि परीक्षण, संचार कौशल, तर्क शक्ति, समस्या का समाधान करना, मानसिक क्षमता, हिंदी भाषा की समझ शक्ति आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात आती है मेन एग्ज़ाम की। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो मेन में आप बैठेंगे और उसके लिए कितने प्रश्न पत्र होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, इनकी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है। एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन कहते हैं। 300 अंक निर्धारित होते हैं और इसके विषय होते हैं इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भारत का गणराज्य, भारत का भूगोल, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि। इन विषयों के प्रश्न उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, जिसको जीएस कहते हैं। 300 अंक का होता है, अर्थात सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं 300 अंकों के। दूसरा जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है उसमें भारतीय संविधान, प्रशासनिक संरचना, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, कल्याणकारी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि आदि के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन का के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, पहला और दूसरा मैंने बताया। तीसरा सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है वो भी 300 अंक का होता है। इसमें विज्ञान, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रौद्योगिकी, नवीन तकनीकी, ऊर्जा, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र जो होता है वो 200 अंक का होता है। तो 900 प्लस 200, 1100 अंकों के ये सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। चौथा जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसमें मानव की आवश्यकता एवं प्रेरणा, भारतीय दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, भावनात्मक सोच, भ्रष्टाचार आदि के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पांचवा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, ये भी 200 अंक का होता है। और छठवां और अंतिम प्रश्न पत्र होता है हिंदी निबंध, ये सिर्फ 100 अंक का होता है। और जब प्री मेंस क्वालिफाई करते हैं आप, उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं जो 175 अंक का होता है। इसके विषय होते हैं जिनकी तैयारी जनरली मेंस क्वालिफाइड छात्रों को करना चाहिए। बाह्य व्यक्तित्व है, बाह्य व्यक्तित्व क्या होता है इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आंतरिक व्यक्तित्व क्या होता है, कैसा होना चाहिए एक प्रशासक का, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। आपकी समझ परखी जाती है कि आप कितने विवेकवान हैं,
कितने जल्दी निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। तो समझ या परख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिस विषय को लेकर के आपने क्वालिफाई किया है मेंस, तो विषय का गूढ़ ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसका भी परीक्षण वे कम से कम समय में कर लेते हैं। और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से MPPSC की तैयारी करने के लिए आपको इन सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है UPSC की, संघ लोक सेवा आयोग की। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। और UPSC जो है वह विदेश सेवा, IAS, IPS, कस्टम एंड एक्साइज, रेलवे अब बाहर हो गया जनरल UPSC से, उसका UPSC ही अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। पोस्टल सर्विसेज और अन्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी प्री एग्ज़ाम होता है जिसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है 200 अंक का होता है, और पेपर सेकंड जो होता है वो भी 200 अंक का होता है। फर्स्ट जो पेपर होता है उसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं। और पेपर सेकंड जो होता है उसको CSAT कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब पेपर फर्स्ट जो होता है उसके अंतर्गत जो विषय हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा इतिहास और संस्कृति, चौथा राजनीति विज्ञान, ऐसे ही भूगोल, समाज विज्ञान और विज्ञान आदि के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और प्रश्न पत्र जो द्वितीय है CSAT जिसको कहते हैं, उसमें बौद्धिक परीक्षण, सामान्य गणित, रीजनिंग, बुद्धि परीक्षण इत्यादि के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब CSAT में 33% पासिंग मार्क्स से आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी पेपर फर्स्ट चेक किया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं। इसमें 9 पेपर्स होते हैं और टोटल 2400 अंकों के ये 9 पेपर होते हैं। अब इनको मैं डिवाइड करके बताऊंगी। पेपर फर्स्ट जो होता है उसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, सामान्य अध्ययन, 250 अंकों का होता है। पेपर सेकंड जो होता है जनरल स्टडीज़ का, ये भी 250 अंक का होता है। पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़ 250 अंक का होता है। पेपर 4 जनरल स्टडीज़, ये भी 250 अंक का होता है। और पेपर जो 5 होता है, 5th नंबर का पेपर होता है, वह ऐसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है और 300 अंकों का होता है। विषय जो निबंध के होते हैं उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मानव मूल्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, इन पर ऐसे पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 6 ये अंग्रेजी का होता है और 300 अंकों का होता है। पेपर 7 हिंदी का होता है, 300 अंकों का होता है। और जब अंग्रेज़ी और हिंदी के जो पेपर होते हैं उनको 25% अंकों के साथ पास कर लेते हैं तभी आप के अन्य प्रश्न पत्रों के अंकों का मूल्य होता है। अगर आपने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपने इंग्लिश और हिंदी पास नहीं की, 25%, बहुत ही कम मार्क्स रखे गए हैं इसके, तो फिर उनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए अनिवार्यता है। पेपर 8 जो है वो सब्जेक्ट का होता है। और जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन, जो भी साइंस के सब्जेक्ट, मैथ के सब्जेक्ट जो भी आप लेते हैं, तो जो सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट होता है वो 250 अंकों का होता है। और पेपर नंबर 9 जो सब्जेक्ट का पेपर नंबर सेकंड होता है, ये भी 250 अंकों का होता है। और इसकी विशद जानकारी चाहिए तो हमें इसका सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसकी विशद जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जब मेंस पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में बैठते हैं जो महज 250 अंक का होता है, साक्षात्कार। और इसमें बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मुख्य विषय के प्रश्न
और किस पद पर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, आदि आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोग इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं और प्री एग्ज़ाम सिर्फ 10,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। मेंस में फिर 10,000 लोग बैठते हैं, तो इंटरव्यू के लिए उनमें से 3,000 लोग बुलाए जाते हैं और सफल जो 1,000 होते हैं, है ना, वो या कह सकते हैं जितनी पोस्ट विज्ञापित हुई उनके तिगुने लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाता है और फिर जितने होते हैं उतने ही सेलेक्ट होते हैं। भले ही तिगुने बुलाए जाएं, लेकिन कह सकते हैं कि जो प्रावीण्य सूची बनती है वो ऊपर से केवल जितनी पोस्ट उतने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है एसएससी और सीजीएल की, अर्थात स्टाफ सेलेक्शन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कमीशन। तो इसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और विभिन्न जो शासकीय संस्थान होते हैं उसके ग्रुप बी और सी के पदों को भरने के लिए ये कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा को सामान्य तौर पर जीएल या एसएससी सीजीएल के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विभागों में प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है और इसके लिए भी परीक्षा के 4 चरण होते हैं। पहले, ये दूसरे और तीसरे चरण लिखित होते हैं। चौथा चरण कौशल परीक्षण का होता है और जो प्रथम चरण होता है उसको टियर 1 कहते हैं। इसकी ऑनलाइन परीक्षा होती है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय चरण टियर 2 कहा जाता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न वाले 4 प्रश्न पत्र होते हैं। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती है। ऐसे ही तृतीय चरण टियर 3 कहलाता है। यह पेन पेपर परीक्षा होती है और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और चतुर्थ चरण टियर 4 जो होता है, इसमें कौशल परीक्षण और कंप्यूटर का नॉलेज ये जाना जाता है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। अगला, स्कूल टीचर्स वर्ग 2 और 3, व्यापम द्वारा इसका विज्ञापन निकाला जाता है। यह एक प्रकार की शिक्षक की पात्रता की परीक्षा होती है। स्नातक के साथ साथ बीएड डीएड होना भी आवश्यक होता है। तो स्नातक जो हैं और इस लाइन में जाना चाहते हैं वो आगे बीएड या डीएड ज़रूर कर लें। सामान्य ज्ञान और विषय के प्रश्न पत्र यहाँ पर पूछे जाते हैं और पास होने पर मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होती है। 5वां, पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा इसका विज्ञापन निकाला जाता है और 3 स्तर पर इसकी परीक्षा होती है। एक, शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट, दूसरी लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट और थर्ड, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इस तरह से 3 स्टेज हैं इसके। और छठवां है सेना में लेफ्टिनेंट के पद, अर्थात सेना में ऑफिसर रैंक में आप जाना चाहते हैं तो एनडीए के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको सम्मिलित होना होगा। ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये जो लेफ्टिनेंट के पद में जाते हैं या अपीयर होते हैं उसमें नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी, है ना, परीक्षाएं आयोजित होती हैं। लेकिन वहाँ पर आवश्यक होता है कि आपको गणित में 12वीं पास होना चाहिए, यानी 12वीं में गणित अनिवार्य विषय होता है। लेकिन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं तो गणित लेना ज़रूरी नहीं होता। एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेन पेपर जो होता है, मैथ का जो पेपर होता है वो 300 अंकों का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होती है वो 600 अंक का होता है। जनरल एबिलिटी में एक तो इंग्लिश से प्रश्न आते हैं और दूसरे जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार 300 + 600 अर्थात 900 अंकों का के ये दोनों पेपर होते हैं। अब सवाल आता है कि भाई हमने चूज़ कर लिया कि हमें किस तरफ जाना है, तो उसके लिए पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करना आवश्यक होता है।
तो सबसे पहले हमें किस प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है उसका निर्धारण कर लिया जाना चाहिए और फिर पूरे मनोयोग से उसकी तैयारी करना चाहिए। नंबर 2, जो भी चॉइस है आपकी उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम वो ज़रूर आप डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा कर रख लें। इसके बाद पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है उसके अनुसार उस विषय वस्तु का संकलन करना शुरू करें, यानी रिटन मैटर आपके पास में उससे संबंधित होना चाहिए, पुस्तकें उससे संबंधित होनी चाहिए। नंबर 4, मैं कहूँगी कि बिना कोचिंग की भी आप तैयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्रों का संग्रह अत्यंत आवश्यक है और करंट अफेयर्स पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है और उससे संबंधित जो विषय सामग्री उसका भी संग्रह निरंतर होना चाहिए। जो स्तर के समाचार पत्र हैं उनका निरंतर पाठन जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनका भी निरंतर पठन पाठन जरूरी है। ऐसे ही पुराने प्रश्न पत्रों को हल भी करना चाहिए और 12 से 14 घंटे प्रतिदिन निरंतर पढ़ाई करना आवश्यक है। प्रेरक साहित्यों और व्यक्तियों के भी संपर्क में होना चाहिए और क्योंकि वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अच्छी पुस्तकों का संग्रह ज़रूरी है और उनका निरंतर पठन पाठन भी ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा के लिए भी गहराई के साथ अध्ययन करना ज़रूरी है, इसलिए अच्छी पुस्तकों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब वो क्या होंगी वो विषय पर निर्भर करता है कि क्या विषय लेकर के आप बैठेंगे या सामान्य अध्ययन मीडियम क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको पुस्तकों का और विषय सामग्री का संचय करना है। इंटरनेट, ई लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान के नोट्स, विभिन्न प्रकार के वीडियोज जो कि संबंधित सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक देखना है और उत्साह के साथ अपनी तैयारी में जुट जाना है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें मैं बताना चाहूँगी वो ये कि स्कूल में ही जब आप हैं तभी अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श जरूर बनाएं और दृढ़ संकल्पित हों, कठोर परिश्रम करें, सकारात्मक सोच रखें और धैर्य का परिचय दें, क्योंकि याद रखें जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है, ऐसा विद्वानों की राय है। याद रखें आपका संकल्प यदि 1 गुना है तो परिश्रम आपको 10 गुना करना होगा। ये खलील जिब्रान भी कहा करते थे। और संकल्प करें कि जब तक मैं अमुक पद प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रयास करता ही रहूँगा। दिनकर की पंक्ति आपके लिए प्रेरणास्पद हो सकती है, वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। कार्य कठिन कितना हो लेकिन संकल्पित हो मन पूरा करने, अविचल निष्ठा और लगन से विजय पताका लगे फहरने, कर सकते व्यवधान नहीं कुछ, करने का अरमान अगर हो, लक्ष्य भेद हो जाएगा ही, अर्जुन सा संधान अगर हो, अर्जुन सा संधान। और अंत में संदीप द्विवेदी की 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। राह में तू न बिखरना, लक्ष्य से तू न विचलना, देखती है तुझको मंजिल, बस तू उसकी ओर चलना। थैंक यू।